युद्ध तो आपने बहुत से देखे और सुने होंगे, लेकिन आज हम जिस युद्ध की बात करने जा रहे हैं, उसमें ना गोलियां चलती हैं, ना ही रॉकेट, ना बम ब्लास्ट होता है, ना ही आग लगती है, ना विस्फोट होता है, ना ही भयंकर आवाज होती है, ना न्यूक्लियर बम जैसा धमाका होता है, ना ही धरती कांपती है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज चैनल। नई जानकारियों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर अभी फ्री सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं। चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, हम जिस युद्ध की बात करने जा रहे हैं वो है जैविक युद्ध। और ये युद्ध होता है बैक्टीरिया या वायरस बम से। दुनिया में बढ़ते आतंकवाद के चलते एक नए तरह के आतंकवाद का जन्म हुआ है, जिसे जैव आतंकवाद या बायो टेररिज्म कहते हैं। और इसमें आंखों से दिखाई न देने वाले खतरनाक सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है और संक्रमित आदमी खुद बन जाता है एक वायरस बम। अभी तक सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, सिरका, बियर, ब्रेड जैसे खाद्य और पेय पदार्थों को बनाने में किया जाता रहा है और जैविक अंशों का उपयोग बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इंसानों, जानवरों और पौधों में सुधार के लिए किया जाता है। लेकिन अब इन माइक्रोब्स का उपयोग जैविक हथियारों के रूप में भी किया जाने लगा है। आतंक फैलाने के लिए अब आतंकवादी उच्च तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस क्रम में अब जैव आतंकवाद की अवधारणा भी सामने आ रही है। इस बार G20 देशों के शिखर सम्मेलन में वैश्विक महामारी से निपटने के उपायों पर कार्य योजना लाने को लेकर सहमति बनी और भारत ने बल दिया कि विनाशकारी जैविक हथियार बनाने पर प्रतिबंध लगाने वाली वैश्विक संधि यानी BTWC का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए। पिछले दिनों नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के पहले सैन्य चिकित्सा सम्मेलन में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आगाह किया था कि मौजूदा समय में वास्तविक खतरा जैव आतंकवाद है और युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के लिए उत्पन्न होने वाली नई चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए रास्ते तलाशे जाएं। The importance of this kind of terror threat has been recognized, and the scientific programs includes articles and discussions on these topics and on managing any probable mass casualty situations. उधर कोरोना वायरस के पूरी दुनिया में बढ़ते प्रकोप को देखते हुए चीन पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका आदि कई देश पहले ही चीन को कोरोना वायरस जैसे जैविक हथियार रखने का दोषी मान चुके हैं। शक इस बात को पुख्ता करता है कि जहां से इस खतरनाक वायरस का आउटब्रेक हुआ यानी वुहान शहर में ही वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, जहां घातक विषाणुओं पर वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं। आधुनिक काल में जैव आतंकवाद को एक ऐसी क्रूर गतिविधि के रूप में व्याख्यायित किया जाता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विषाणुओं, जीवाणुओं और विषैले तत्वों को लैब में विकसित करके अपने लक्ष्य के लिए किसी राष्ट्र के विरुद्ध निर्दोष लोगों, पशुओं या वनस्पतियों को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए योजनाबद्ध रूप से एक साधन के रूप में दुरुपयोगित किया जाता है। वर्तमान में आत्मघाती जैव आतंकवाद की समस्या भी सामने आ रही है, जिसमें आतंकवादी खुद को घातक संक्रमण से संक्रमित करने के बाद आम लोगों के बीच जाकर उन्हें भी संक्रमित कर देते हैं। इस तरह वे खुद भी मरते हैं, साथ ही वे जहां जाते हैं रोग फैलाकर दूसरों को भी मारते हैं। उल्लेखनीय है कि वायरस, बैक्टीरिया और फफूंद जैसे संक्रमणकारी तत्वों, जिन्हें जैविक हथियार कहा जाता है, का युद्ध में नरसंहार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लेग, सार्मोनेला, ग्लैंडर, एंथ्रेक्स जैसे खतरनाक जीव इसमें शामिल हो सकते हैं। कई जैव वाहक पाउडर के रूप में हो सकते हैं। इन्हें आसानी से पानी या हवा में छोड़ा जा सकता है या किसी के भोजन में
मिलाया जा सकता है और ये शरीर के संपर्क में आते ही अपना काम शुरू कर देते हैं। इतिहास में वर्णित है कि द्वितीय विश्व युद्ध में शाही जापानी फौज की विशिष्ट शोध इकाई संख्या 731 ने चीनी नागरिकों और सैनिकों पर जैविक हथियारों के प्रयोग किए थे। हालांकि वे बहुत प्रभावशाली नहीं सिद्ध हो पाए, लेकिन फिर भी वहां लगभग 5,80,000 लोग प्लेग और हैजा से पीड़ित हुए थे। वर्ष 2001 के सितंबर-अक्टूबर में संयुक्त राज्य अमेरिका में एंथ्रेक्स जैसे जैविक हथियार के आक्रमण के मामले भी सामने आ चुके हैं। देखा जाए तो आज भी दुनिया में डर का माहौल है कोरोना वायरस को लेकर। माना तो ये भी जा रहा है कि यह एक वायरस बम का जैविक आक्रमण है। जो भी हो, हमें सावधान रहने की जरूरत है। जैव आतंकवाद और जैव युद्ध यानी बायो टेररिज्म और बायो वॉरफेयर, ये दो टर्म्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। बायो टेररिज्म से हमारा मतलब है उस टेररिज्म से जिसमें बायो मटेरियल का उपयोग किया गया हो, यानी किसी जीवित जानवर या वनस्पति या किसी से निकाले गए किसी अंश का उपयोग नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया हो। और बायो टेररिज्म प्रायः किसी एक सिरफिरे का काम हो सकता है, ये किसी एक छोटे से ग्रुप का काम हो सकता है। वेरेज हम जब बात करते हैं बायो वॉरफेयर की, जैव युद्ध की, तो जाहिर है कि इसके पीछे कुछ देश हो सकते हैं। वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समझौते हुए हैं उनके अनुसार कोई भी देश अब जैव हथियारों का उपयोग नहीं कर सकता, उनका निर्माण भी नहीं कर सकता। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अनुमत नहीं है, इसे नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसे कुछ फ्रिंज ग्रुप्स हैं, ऐसे कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो शायद इस तरह की चीज़ें कर रहे हों। 2001 में अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो 2001 में हमें एक उदाहरण मिला था जब अमेरिका में चिट्ठियों पर एंथ्रेक्स नाम के एक मटेरियल को लगाकर भेजा गया था और इससे 5 लोगों की मृत्यु हुई थी और 17 लोग इससे बीमार हुए थे। लेकिन अगर हम इतिहास की बात करें तो ईसा से करीब 450 वर्ष पहले भी कहा जाता है कि मरे हुए लोगों के खून को तीरों की नोक पर लगाकर जो सिदियन लोग थे उन्होंने अपने शत्रुओं पर आक्रमण किया था। और 14वीं शताब्दी में क्रीमिया में जब मंगोलों ने आक्रमण किया तो उन्होंने भी अपने तीरों में प्लेग के जो रोगाणु थे उन्हें लगाकर अपने दुश्मनों पर आक्रमण किया। अब दुनिया के जितने विकसित देश हैं वो बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, वो पैथोजेंस को स्टडी कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा खतरा ये है कि अगर इनमें से कोई चीज़ चोरी होकर किसी गलत व्यक्ति के पास या गलत टेररिस्ट ग्रुप के पास चली जाती है तब क्या होगा। और इसीलिए इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून हैं कि इन सब चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से अकाउंटिंग किया जाता है कि ये चीज़ें एक जगह से चोरी ना हो सकें, किसी दूसरे गलत व्यक्ति पर न। Curiosity. अब एक सवाल आपके ज्ञानवर्धन के लिए। क्या आप बता सकते हैं कि ईसा पूर्व 184वीं सदी में विख्यात सेनापति हन्निबल ने मिट्टी के पात्रों में क्या भरवाया था? इसका जवाब है सेनापति हन्निबल ने मिट्टी के पात्रों में सर्प विष भरवाकर प्राचीन ग्रीक नगर पर्गमान में उपस्थित जल पोतों में भिगवा दिया था। यह था जैविक हमले का प्राचीन नमूना।